WWE में एक अच्छी वापसी कैसी होती है? खैर, पहले तो वो वापसी जायज होनी चाहिए और दूसरा, वापसी करने वाला रेसलर ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर फैंस को खुशी हो। लेकिन WWE की एक बुरी आदत है कि वो अचानक ही ऐसे अजीब रेसलर्स को वापस लेकर आते रहते हैं, जिससे फैंस के मन में ये सवाल उठने लगता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम अब तक के WWE के 10 सबसे अजीब रेसलर्स की वापसी की बात करेंगे। उससे पहले ऐसे ही रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारे नए चैनल रेसलमेनिया शॉर्ट्स को भी जरूर देखें। नंबर 10, द हेडबैंगर्स। 2016 में WWE अपना नया ब्रांड स्प्लिट लेकर आए थे और क्योंकि स्मैकडाउन के पास अपने खुद के टैग टाइटल्स थे, इसलिए उन्हें अपने टैग डिवीजन को भरना पड़ा था। ऐसा करने का एक तरीका जो उन्होंने अपनाया वो था द हेडबैंगर्स को वापस लाना। ये वापसी बिल्कुल अचानक ही हुई थी और जब पहली बार सोशल मीडिया पर ये बात पता चली कि ये जोड़ी WWE में वापस आ रही है, तब फैंस को लगा कि ये बस एक मजाक है। लेकिन ये एक मजाक बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इस पुरानी टैग टीम चैंपियंस की जोड़ी WWE टीवी पर सच में वापस आई और फिर से हमेशा के लिए गायब होने से पहले इनके कुछ मैचेस भी हुए थे। हालांकि ये जोड़ी एटीट्यूड एरा के दौरान बहुत फेमस थी, लेकिन अब ये साफ हो चुका था कि फैंस को नहीं पता था कि ये कौन है और इन दोनों रेसलर्स के लिए इतना ठंडा रिएक्शन देखना सच में उनके लिए निराशाजनक था। रेसलिंग इंक के साथ एक इंटरव्यू के दौरान हेडबैंगर के एक सदस्य मार्श ने बताया कि 2016 में हुई उनकी वापसी के पीछे क्या कहानी थी। उन्होंने बताया, मुझे दरअसल रोड डॉग का मैसेज आया था। उसने कहा, क्या तुम लोग स्मैकडाउन ट्यूसडे करने के लिए तैयार हो? और मैंने कहा, हाँ, अच्छा मजाक है। तुम कौन हो? मुझसे क्यों पंगा ले रहे हो? और फिर जैसे ही मैंने वो मैसेज भेजा, उसने मुझे कॉल किया और वो असल में हमें उसके एक हफ्ते पहले ही बुलाना चाहते थे, लेकिन वो शायद बॉस्टन या कहीं थे। वो कैसीनो जहाँ इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, इतनी ताकत, पूरे 9 यार्ड्स, तो हमारे पास उतना सब करने का समय नहीं था। तो ब्रायन ने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता कि हम इसको एक और हफ्ता टाल पाएंगे या नहीं, तो मैं तुम्हें अगले हफ्ते कॉल करता हूँ। और मैंने कहा, ओके। उस वक्त मुझे किसी से भी इस तरह की बात किए हुए 15 से 16 साल हो चुके थे और ये वो एक चीज थी जो मैं हमेशा से करना चाहता था। मेरा बेटा उस वक्त 12 साल का था और मैं हमेशा चाहता था कि वो मुझे एक असली WWE रिंग में देख पाए। तो वो अब यहाँ बहुत सारे हाउस शोज करते हैं और मैं वो सब समझ नहीं पा रहा था। नंबर 9, केन। हालांकि केन WWE के सबसे बड़े नामों में से एक हैं, लेकिन उनके हिस्से में भी बहुत सारे अजीब और अनचाहे रिटर्न्स आए हैं। उन सब में से सबसे अलग 2017 में था, जब केन ने WWE टेलीविजन पर द शील्ड के साथ एक फ्यूड के लिए वापसी करी थी। हालांकि पहले भी केन का इस ग्रुप के हर सदस्य से झगड़ा हो चुका था, लेकिन इस बार केन द मिस, ब्रॉन स्ट्रोमैन और द बार का साथ देने के लिए वापस आए थे और केन को इस तरह के अलग और अजीब रेसलर्स के साथ काम करते हुए देखना बहुत मजेदार था। फैंस के बीच उस वक्त एक बात फैली हुई थी कि केन अपने भाई दी अंडरटेकर का बदला लेने के लिए वापस आए थे। रोमन रेंस ने 2017 में केन की वापसी के कुछ ही महीनों पहले अंडरटेकर को हराया था और इसलिए ये सच में कहानी में एक मजेदार मोड़ होता अगर केन रेंस से बदला लेने की कोशिश करते हुए दिखते। नंबर 8, टटांका। रेसलमेनिया 32 में हर साल होने वाला आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल हुआ था और इस मैच के दौरान फैंस हैरान रह गए थे जब माइकल कोल ने ये बताया कि टटांका भी इस मैच का हिस्सा थे। फैंस को बिल्कुल नहीं पता था कि WWE का एक पुराना स्टार भी इस मैच के लिए वापस आया है और ये बहुत अच्छा होता अगर टटांका को शो से पहले अपनी एक एंट्री मिलती। टटांका के इतने बुरे प्रेजेंटेशन की वजह से जल्द ही टटांका की एंट्री और रेसलमेनिया 25 में मिस रेसलमेनिया बैटल रॉयल के बीच में तुलना शुरू हो गई थी, जिसमें सभी वुमेन रेसलर्स एक साथ ही रिंग में आ गई थीं और जब तक उन रेसलर्स के नाम कमेंट्री में नहीं लिए जा रहे थे, तब तक फैंस को पता भी नहीं चला था कि उस मैच में कितने बढ़िया रेसलर्स शामिल थे। नंबर 7, डीलो ब्राउन। एटीट्यूड एरा के सबसे कम आंके गए रेसलर्स में से एक थे डीलो ब्राउन। डीलो रिंग में बहुत काबिल थे और वो WWE कंपनी के इतिहास के सबसे यादगार यूरोपियन चैंपियंस में से एक हैं। 2008 में डीलो ने WWE में फिर से वापसी करी और हालांकि उन्हें वापस स्क्रीन पर देखना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये वापसी काफी अचानक हुई थी, जिसका ज्यादा मतलब नहीं निकल पा रहा था। अपनी वापसी के बाद डीलो ने केवल 2 मैचेस जीते, जिससे ये साफ हो चुका था कि वो बस दूसरे नए टैलेंट्स को बढ़ावा देने के लिए आए थे और WWE के पास उनके लिए कोई बेहतर स्टोरी लाइन नहीं थी। नंबर 6, द बिग शो। WWE चैंपियन रह चुके द बिग शो के अपने पूरे करियर के दौरान अचानक ही वापसी करते रहना एक आदत थी। उनके पूरे करियर की सबसे अजीब वापसी बिना किसी शक के 2020 में हुई थी, जब उन्होंने नए WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर को रेसलमेनिया 36 के मेन इवेंट के तुरंत बाद ही चुनौती दे दी थी। ये WWE में होने वाले सबसे अजीब मैचेस में से एक था और हालांकि ये रेसलमेनिया 36 के बाद हुआ था, लेकिन ये उसकी अगली रात को रॉ पर चला गया था।
इसका मतलब ये था कि द बिग शो और मैकिंटायर का ये मैच रेसलमेनिया 36 की दूसरी रात का असली मेन इवेंट था। PW इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक द बिग शो की वापसी के पीछे का कारण मैकिंटायर को ताकतवर दिखाना था। मैकिंटायर ने बस 20 मिनट के अंदर ही ब्रॉक लेसनर और द बिग शो जैसे दो लेजेंड्स को हरा दिया था और अब वो अगले कुछ महीनों तक WWE की कमान संभालने के लिए बिल्कुल तैयार थे। नंबर 5, बॉब बैकलैंड। बॉब बैकलैंड को उनके पूरे करियर के दौरान कई अलग अलग किरदारों में दिखाया गया है और 2016 में डैरेन यंग के लाइफ कोच का उनका किरदार उनके बाकी किरदारों से अलग था। बैकलैंड की वापसी बिल्कुल अचानक हुई थी, लेकिन इसकी साफ और सीधी वजह केवल यंग को आगे बढ़ाना था। बैकलैंड और यंग ने बहुत सारी चीजों में हिस्सा लिया था, लेकिन इससे यंग को ज्यादा फायदा नहीं मिला क्योंकि फैंस को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनकी आखिर इस पर कैसा रिएक्शन देना चाहिए। टीवी पर इन दोनों रेसलर्स की जोड़ी काफी अच्छी लगती थी क्योंकि ये जोड़ी बहुत अलग थी। WWE ने 2016 में बैकलैंड और कर्ट एंगल के साथ भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करी थी और उसका नतीजा भी कुछ खास अच्छा नहीं था। नंबर 4, गैंग्रेल एंड विसेरा। जब 2004 में दी अंडरटेकर और JBL की स्टोरी लाइन पुरानी होने लगी थी, तब WWE ने उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश करते हुए दी अंडरटेकर पर गैंग्रेल और विसेरा से हमला करवाया। ऐसा बताया गया था कि इन दोनों ने अपने मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस के पुराने लीडर पर JBL के कहने पर हमला किया था। इसकी वजह से गैंग्रेल और विसेरा का एक हैंडीकैप मैच में दी अंडरटेकर से सामना हुआ था, जो जाहिर है कि वो दोनों हार गए थे। वापस आए इन दोनों रेसलर्स में काबिलियत तो थी, लेकिन WWE ने उन्हें सही से नहीं संभाला। JBL भी उस मिनिस्ट्री के एक पुराने सदस्य थे, लेकिन उन्होंने इस स्टोरी लाइन में ये बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। एक बार भी इस बात की चर्चा नहीं करी गई थी कि JBL का अंडरटेकर, गैंग्रेल और विसेरा से इतना पुराना रिश्ता रह चुका है। WWE के नजरिए से देखा जाए तो JBL के किरदार को इस तरह के ग्रुप से जोड़ना बहुत उलझन वाली बात हो सकती थी, लेकिन ये बस 5 साल पुरानी बात थी और इसीलिए ज्यादातर फैंस को JBL और उस ग्रुप की पूरी कहानी पहले से ही पता थी। नंबर 3, लीजन ऑफ डूम। मई 2003 में लीजन ऑफ डूम ने अचानक ही WWE पर अपनी वापसी करी। WWE ने LOD का मैच रॉब वैन डैम और केन के खिलाफ बुक किया था और ये मैच एकदम फीका था। हॉक और एनिमल हमेशा से ही दूसरे रेसलर्स के मूव्स को सेल न कर पाने के लिए बदनाम थे, लेकिन इस मैच में तो बात बहुत आगे तक बढ़ गई थी। जब RVD ने हॉक पर जीत के लिए अपना 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश किया, तब हॉक ने रिंग से निकलने के आधे सेकंड पहले तक ही नाटक किया था। इस वक्त तक RVD का ये फिनिशिंग मूव कंपनी के सबसे खास मूव्स में से एक था और हर बड़ा स्टार इसको बहुत अच्छे से सेल करता था। हॉक और एनिमल दोनों को ही उम्मीद थी 2003 का उनका ये रिटर्न मैच उन्हें कंपनी में एक और मौका दिलवाएगा, लेकिन WWE ने उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए, जो कोई हैरानी की बात नहीं थी। नंबर 2, वेडर। 2005 में वेडर की वापसी की किसी को उम्मीद नहीं थी, खासकर इसीलिए क्योंकि वेडर ने वापस आकर जोनाथन कोच के साथ जोड़ी बनाई थी। वेडर रॉ पर कोच के भाड़े के टट्टू बनकर आए थे और इससे केवल फैंस ही हैरान नहीं हुए थे, बल्कि कमेंट्री पर मौजूद जेरी लॉलर भी यही सवाल कर रहे थे कि वहां हो क्या रहा था। टैबू ट्यूसडे में बैटिस्टा के खिलाफ कोच के मैच में वेडर उनके साथी बने थे और वेडर का बैटिस्टा के साथ इस तरह के मैच की योजना सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब ये मैच हुआ तब ये साफ हो चुका था वेडर का समय अब बहुत पहले जा चुका था। नंबर 1, नाया जैक्स। वर्ल्ड रंबल में हर साल कोई ना कोई अजीब वापसी होती ही है और 2003 के विमेंस रंबल में एक ऐसी वापसी हुई थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। रंबल के इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक में नाया जैक्स की एंट्री का थीम सॉन्ग टाइमर के चालू होने से पहले ही शुरू हो गया था। इससे सभी लोग परेशान हो गए थे और WWE के पास काउंटडाउन को नजरअंदाज करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। जैक्स WWE के फैंस को खास पसंद नहीं थी क्योंकि वो रिंग में एक असुरक्षित रेसलर थी और उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ विवादित बयान भी दिए थे। इस अचानक हुई वापसी के बाद ऐसा लगा जैसे WWE जैक्स को एक नई डील देने वाली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रिंग द बेला पर एक अपीयरेंस के दौरान उन्होंने अपने 2023 की इस वापसी के पीछे की कहानी बताई। मैंने खुद से कहा अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं हाँ कहूंगी। ऐसा तब होगा अगर वो मुझे बुलाएंगे। और ये रंबल से 2-3 हफ्ते पहले की बात थी। मैं कैलिफोर्निया में अपनी माँ के यहाँ थी। मैं वापस ऑरलैंडो आने के बारे में नहीं सोच रही थी और ना ही रिंग में जाने की। मेरे पास कोई सामान नहीं था, कुछ नहीं। मुझे ऑफिस से एक कॉल आया और उन्होंने कहा, हे, हम तुम्हें रंबल में वापस लाने का सोच रहे थे। मतलब क्या, तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? तो मैंने कहा, हाँ, मैं ये करना पसंद करूंगी। और यहाँ खत्म होते हैं WWE की हमारी 10 सबसे अजीब वापसी। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।